आप सभी से अनुरोध है जिसने पहले वाले एपिसोड नहीं देखे वो जरूर देखें। अध्याय 51 नई सुबह। सुबह की पहली किरण पहाड़ों के पीछे से निकली तो ऐसा लगा जैसे 20 साल बाद इस घर में सचमुच सूरज उगा है। रात भर किसी की आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन आज पहली बार सबके चेहरों पर डर की जगह उम्मीद दिखाई दे रही थी। रसोई में चाय की हल्की सी खुशबू आ रही थी। आर्यन धीरे धीरे नीचे आया। उसकी माँ रसोई में खड़ी थी। उसने देखते ही मुस्कुरा दी। याद है, बचपन में तुम हर सुबह कहते थे कि मम्मा चाय नहीं, दूध में ज़्यादा चीनी डालो। आर्यन हल्का सा हंस पड़ा। और आप हर बार कम चीनी डालती थी। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर अचानक माँ ने उसके सिर पर हाथ फेर दिया। अब बेटा, मेरा बेटा फिर मुस्कुराने लगा। आर्यन की आंखें नम हो गई। उसे एहसास हुआ 20 साल से पहली बार उसने किसी सुबह अपनी जैसी गर्माहट महसूस की। उधर अनाया पूरे घर में दौड़ लगा रही थी। कभी पुरानी फोटो साफ कर रही थी, कभी खिड़कियां खोल रही थी। अब ये घर उदास नहीं रहेगा, उसने हंसते हुए कहा। सिया दूर खड़ी उसे देख रही थी। उसके चेहरे पर भी सुकून था। लेकिन उसी वक्त आर्यन ने फोन की घंटी बज उठी। स्क्रीन पर नाम चपका, इंस्पेक्टर अजय। आर्यन ने कॉल उठाई। हेलो। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर की आवाज़ गंभीर थी। मिस्टर आर्यन, हमें आपसे तुरंत मिलना होगा। आर्यन का चेहरा बदल गया। क्या हुआ? कुछ सेकंड की खामोशी रही, फिर इंस्पेक्टर बोले। रणवीर सिंह ने पूछताछ के दौरान ऐसी बात बताई है जिसमें पूरा केस बदल चुका है। आर्यन की सांस अटक गई। क्या मतलब? उन्होंने कहा कि इस कहानी का असली मास्टरमाइंड वो नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिया ने उसकी तरफ देखने लगी। उन्होंने एक नाम लिया है, विक्रम मल्होत्रा। कौन है ये? यही जानने के लिए आपको आना होगा। कॉल कट गई। आर्यन कुछ पल तक फोन को देखता रहा। सिया उसके पास आई। सब ठीक है? आर्यन ने धीरे से सिर हिलाया। शायद नहीं। उसने गहरी सांस ली। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। उसी समय सेंट्रल जेल में रणवीर सिंह अकेले अपनी बैरक में बैठे थे। उनके सामने एक पुलिस अधिकारी फाइल बंद कर रहा था। अगर सच बता दिया है तो अब छिपाने के लिए क्या बचा है? रणवीर सिंह हल्का सा मुस्कुराया। तुम लोग सोचते हो मैं सबसे बड़ा खिलाड़ी हूँ। उन्होंने धीरे धीरे सिर उठाया। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होगा। विक्रम किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। उसी पल जेल के बाहर खड़ी एक काली एसयूवी धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके अंदर बैठा एक आदमी फ़ोन पर सिर्फ इतना बोला, आर्यन अपनी माँ से मिल चुका है। फ़ोन की दूसरी तरफ से एक ठंडी आवाज़ आई, तो अब उसे हमेशा के लिए चुप करा दो। एसयूवी में शहर की तरफ बढ़ गई। उधर आर्यन को जरा भी अंदाजा नहीं था कि 20 साल पुरानी लड़ाई खत्म नहीं हुई। असली दुश्मन अभी पर्दे के पीछे बैठा है और उसकी पहली चाल चल चुकी थी। आपको ये एपिसोड कैसे लग रही हैं कमेंट कर जरूर बताएं। अध्याय 52 पहला हमला। अगली सुबह आर्यन, सिया और इंस्पेक्टर अजय से मिलने देहरादून के पुलिस मुख्यालय के लिए निकल पड़े। उनकी माँ और अनाया घर पर ही रुक गई। रास्ते पर कार में अजीब सी खामोशी छाई रही। सिया बार बार आर्यन की तरफ देख रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि तूफान अभी टला नहीं। आर्यन की नज़र सड़क पर थी, लेकिन उसका दिमाग बार बार उसी नाम पर अटका था, विक्रम मल्होत्रा। आखिर वो कौन था? उसका रणवीर सिंह से क्या रिश्ता था और उसने उसकी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की? तभी अचानक पीछे से तेज रफ्तार में आती एक काली एसयूवी उसकी कार के बिल्कुल करीब आ गई। आर्यन ने रियर व्यू मिरर में देखा। एसयूवी लगातार हॉर्न बजा रही थी। अगले ही पल उसने उसकी कार को जोरदार टक्कर मार दी। धड़ाम! पूरी कार पूरी तरह हिल उठी। सिया चीख उठी। आर्यन ने किसी तरह स्टीयरिंग संभाला, लेकिन हमला यहीं नहीं रुका। एसयूवी फिर से उसकी कार के बराबर आ गई। उनकी खिड़की नीचे हुई। अंदर बैठे नकाबपोश आदमी ने बंदूक बाहर निकाली। आर्यन नीचे झुका। सिया जोर से चिल्लाई, धाएं! गोली कार के शीशे की ओर चीरती हुई निकल गई। कांच के हजारों टुकड़े हुए, अंदर बिखर गए। आर्यन ने तुरंत कार मोड़कर जंगल की तरफ जाने वाली संकरी सड़क पर
पकड़ ली। एसयूवी उनके पीछा करती रही। सड़क पर तेज मोड़ थे, एक छोटी सी गलती मौत बन सकती थी। आर्यन पूरी ताकत से कार दौड़ा रहा था। पीछे बैठा हमलावर लगातार गोलियां चला रहा था। तभी सामने सड़क पर एक बड़ा ट्रक अचानक आ गया। आर्यन ने पूरी ताकत से ब्रेक लगाया और कार को मोड़ दिया। उसकी कार ट्रक से कुछ इंच की दूरी पर बची, लेकिन पीछे आती एसयूवी संतुलन खो बैठी। वह रेलिंग तोड़ती हुई गहरी खाई में जा गिरी। जोरदार धमाका हुआ। अगली ही ऊंचाई लपटें उठी। कुछ पल तक चारों तरफ सन्नाटा छाया रहा। सिया की सांस तेज चलने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने डरते हुए आर्यन के हाथ पकड़ लिया। तुम ठीक हो? आर्यन ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंख खाई की तरफ थी। यह यकीन नहीं कर पा रहा था कि हमला इतनी जल्दी शुरू हो जाएगा। तभी उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था। उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से एक भारी और ठंडी आवाज सुनाई दी। पहला हमला सिर्फ चेतावनी थी आर्यन। आर्यन की आंखें सिकुड़ गई। कौन हो तुम? दूसरी तरफ हल्की सी हंसी सुनाई दी। जिसे ढूंढने निकले हो वही। कुछ सेकंड की खामोशी रही, फिर आवाज दोबारा गूंजी। मेरा नाम विक्रम मल्होत्रा है और आज से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कॉल कट गया। आर्यन ने धीरे धीरे फोन नीचे रखा। उसकी आंखों में सिर्फ वही अलग आग लौट आई थी, लेकिन इस बार लड़ाई सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं। अब ये जंग उस इंसान के खिलाफ थी जिसने 20 साल पहले उसकी पूरी दुनिया उजाड़ दी और अब उस हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता था। अध्याय 53 विक्रम का सच। कार तेजी से पुलिस मुख्यालय की ओर बढ़ रही थी। सिया अब भी सदमे में थी। उसकी हथेलियां कांप रही थी। आर्यन ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं हूं, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सिया ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक सवाल था, आखिर विक्रम मल्होत्रा है कौन? पुलिस मुख्यालय पहुंचते ही इंस्पेक्टर अजय पहले से उनका इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। हमले की खबर मिल चुकी थी। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, अब हमारे पास समय बहुत कम है। वे तीनों सीधे एक कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचे। मेज पर कई पुरानी फाइलें, तस्वीरें और दस्तावेज फैले हुए थे। इंस्पेक्टर अजय ने एक पुरानी फोटो उठाई और आर्यन के सामने रख दी। फोटो देखते ही आर्यन की आंखें सिकुड़ गई। तस्वीर में रणवीर सिंह के साथ एक लंबा, तेज नजरों वाला आदमी खड़ा था। उनकी आंखों में अजीब सी ठंडक थी। यही है विक्रम मल्होत्रा, इंस्पेक्टर बोले। रणवीर सिंह का सबसे करीबी दोस्त और उसका सबसे खतरनाक साझेदार। आर्यन चुपचाप तस्वीर को देखता रहा। करीब 25 साल पहले इन दोनों से मिलकर करोड़ों का अवैध कारोबार शुरू किया था। जमीन पर कब्जा, हमला, नकली कंपनियां, हथियारों की तस्करी, हर गैरकानूनी काम दोनों साथ मिलकर करते। लेकिन दुनिया के सामने सिर्फ रणवीर सिंह का नाम आता। विक्रम हमेशा परछाई में रहता। सिया ने हैरानी से पूछा, फिर उसने आंटी और अनन्या को कैद क्यों करवाया? इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली। क्योंकि तुम्हारी माँ को एक ऐसी फाइल मिली जिससे इन दोनों के पुराने नेटवर्क का सच था। अगर ये फाइल पुलिस तक पहुंच जाती तो दोनों उम्र भर जेल में होते। आर्यन की मुट्ठी भींच गई। मतलब मेरी माँ सिर्फ रणवीर सिंह नहीं बल्कि विक्रम से भी लड़ रही थी। हाँ, इंस्पेक्टर ने सिर हिलाया। रणवीर सिंह ने अपनी पत्नी को कैद किया, लेकिन उसके पीछे दिमाग विक्रम का था। उसी ने पूरा प्लान बनाया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी इंस्पेक्टर ने एक और फाइल खोली, लेकिन एक बात और है, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, विक्रम का एक बेटा भी है। आर्यन ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। नाम कबीर मल्होत्रा। वह कहाँ है? इंस्पेक्टर ने गंभीर नजरों से आर्यन को देखा। यही तो समस्या है, पिछले 10 साल से उनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं कि वह विदेश में है, कुछ कहते हैं कि उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन हमारी जांच कहती है कि तभी अचानक पूरी पुलिस मुख्यालय की बिजली चली गई। कमरे में अंधेरे से डूब गया। अगले ही पल पूरे भवन में सायरन बजने लगा। सिक्योरिटी ब्रीच, सिक्योरिटी ब्रीच। बाहर अफरा तफरी मच गई। पुलिस वाले दौड़ने लगे। इंस्पेक्टर अजय तुरंत दरवाजे की तरफ भागे। तभी बाहर से गोलियों की आवाज़ गूंज उठी। धाएं धाएं धाएं। सिया डरकर आर्यन के पीछे छिप गई। इंस्पेक्टर ने पिस्तौल निकाल ली। सब नीचे झुको। अगले ही पल कॉन्फ्रेंस रूम की खिड़कियों का शीशा जोरदार धड़ाके से साथ टूट गया। एक धुआं छोड़ने वाला ग्रेनेड अंदर आ गिरा। पूरा कमरा सफ़ेद धुएं से भर गया। किसी की आवाज़ सुनाई दी, फाइल लेकर निकलो। आर्यन, जिंदा नहीं बचना चाहिए। धुएं के अंदर आर्यन ने किसी काले कपड़े वाले हमलावर की परछाई देखी। उसने तुरंत सिया का हाथ पकड़ा और दूसरी तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन तभी धुएं के बीच से एक नकाबपोश आदमी सामने आया। उसने बंदूक सीधे आर्यन के सीने पर तान दी। उसकी आंखों में ठंडी मुस्कान थी। उसने धीमी आवाज में कहा, विक्रम मल्होत्रा ने तुम्हारी आखिरी सलाम भेजा है, और उनकी उंगलियां ट्रिगर पर थी। अध्याय 54 मौत के
साए से वापसी। धाएं गोली चलने की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी। सिया चीख पड़ी, लेकिन अगले ही पल इंस्पेक्टर अजय ने छलांग लगाकर आर्यन को नीचे गिरा दिया। गोली उसके सिर के ऊपर से निकलते हुई पिछली दीवार में जा धंसी। धुएं से पूरा कमरा भर चुका था, कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। आर्यन पीछे वाले दरवाजे से निकलो, इंस्पेक्टर अजय जोर से चिल्लाए। आर्यन ने तुरंत सिया का हाथ पकड़ा और दोनों धुएं के बीच दौड़ पड़े। पीछे से लगातार गोलियां चल रही थी। धाएं धाएं पुलिस और हमलावरों के बीच मुठभेड़ शुरू हो चुकी थी। जैसे ही दोनों पीछे वाले गलियारों में पहुंचे, सामने दो नकाबपोश बंदूकें ताने खड़े थे। उसमें से एक ने मुस्कुराकर कहा, भागकर कहाँ जाओगे? आर्यन ने बिना एक पल गवाए पास रखा फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और पूरी ताकत से उसके चेहरे पर मार दा। आदमी वहीं गिर पड़ा। दूसरा गोली चलाने ही वाला था कि सिया के पास पड़ी लोहे की रोड उठाकर उसके हाथ पर वार कर दिया। बंदूक दूर जा गिरी। आर्यन ने उसे धक्का देकर बेहोश कर दिया। चलो, दोनों तेजी से सीढ़ियों की तरफ भागे। पीछे पुलिस मुख्यालय युद्ध का मैदान बन चुका था। पुलिसकर्मी हमलावरों को घेरे रहे थे। तभी इंस्पेक्टर अजय की आवाज़ सुनाई दी, आर्यन फाइल बचाओ, ये लोग उसी के लिए आए हैं। आर्यन ने तुरंत मेज पर रखी लाल रंग की फाइल उठा ली। जैसे ही उसने फाइल खोली, उसके अंदर एक पुरानी तस्वीर नीचे गिर गई। तस्वीर में उसकी माँ थी और उसके साथ एक लगभग 10 साल का लड़का खड़ा था। आर्यन चौंक गया। ये कौन है? तस्वीर के पीछे लिखा था, कबीर, सच जानने वाला आखिरी गवाह। आर्यन के चेहरे का रंग उड़ गया। मतलब कबीर सिर्फ विक्रम का बेटा नहीं, इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी कड़ी है। तभी पीछे से एक घायल हमलावर हंसने लगा। बहुत देर की कर दी तुमने, उसकी आवाज़ टूट रही थी। कबीर अब तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर है। कहाँ है वो? आर्यन गरजा। हमलावर मुस्कुराया। जिसे तुम ढूंढ रहे हो, शायद वो तुम्हें पहले से जानता है। इतना कहकर उसने अपनी जेब से एक छोटा सा कैप्सूल निकाला और निकल लिया। कुछ ही सेकंड में उसकी सांसें रुक गई। पूरा हॉल में सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर अजय वहां पहुंचे और गुस्से में बोले, ये लोग अपने राज अपने साथ ले जाते हैं। तभी एक कांस्टेबल दौड़ते हुए आया। सर, सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग मिल गई। स्क्रीन चालू की गई। उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि हमले से ठीक 10 मिनट पहले पुलिस मुख्यालय के अंदर एक आदमी बिना किसी रोक टोक के दाखिल हुआ था। उसने कैप पहन रखी थी और चेहरा नीचे झुका हुआ था। जैसे ही उसने कैमरे की तरफ सिर उठाया, आर्यन की आंखें फैल गई। ये तो इंस्पेक्टर अजय ने भी स्क्रीन पर ध्यान से देखा। उसके हाथ में फाइल लगभग छूट गई, क्योंकि स्क्रीन पर दिखाई देने वाला चेहरा किसी दुश्मन का नहीं बल्कि उस इंसान का था जिस पर आर्यन पिछले कई सालों से आंख बंद करके भरोसा करता आया था। और उसी पल सबको समझ आ गया कि विक्रम मल्होत्रा का सबसे बड़ा आदमी बाहर नहीं बल्कि उसके सबसे करीबी मौजूद था। अध्याय 55। अपना ही कतार। पूरा कंट्रोल रूम सन्नाटे में डूब गया। सीसीटीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा चेहरा देखकर किसी की भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। आर्यन की आंखें अविश्वास में फैल गई। उसके होंठ कांपने लगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। सिया ने स्क्रीन की तरफ देखा और उसकी सांस जैसे रुक गई। रोहन। इंस्पेक्टर अजय ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, यही रोहन है। आर्यन ने पैरों तले जमीन खिसकी। रोहन उसका सबसे करीबी दोस्त था। वही इंसान जिसने कॉलेज के दिनों में उसका हर मुश्किल वक्त में साथ दिया था। वही जिसने बिजनेस की शुरुआत के साथ दिया था। वही जिसने हर बार कहा था, भाई मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। लेकिन आज वही पुलिस मुख्यालय में हमलावर के आने से पहले अंदर दाखिल हुआ था। आर्यन ने कांपते हाथों से स्क्रीन को छुआ। नहीं रोहन, ऐसा नहीं कर सकता। तभी इंस्पेक्टर अजय ने दूसरी वीडियो चला दी। इस बार वीडियो पार्किंग की थी। उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि रोहन अपनी कार से उतरा। उसने एक काला बैग निकाला और उस एक नकाबपोश आदमी को दे दिया। कुछ सेकंड बाद वही नकाबपोश पुलिस मुख्यालय के अंदर चला गया। अब किसी शक की गुंजाइश नहीं बची। सिया ने धीरे से कहा, आर्यन, हमें सच स्वीकार करना होगा। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। जिस इंसान को मैंने अपना भाई माना, उसने ही मेरी पीठ पर छुरा घोंप दिया। तभी इंस्पेक्टर अजय का फ़ोन बजा। उन्होंने कॉल उठाई। दूसरी तरफ एक पुलिस अधिकारी घबराई हुई आवाज़ में बोला, सर, रोहन अपने घर पर नहीं है। उसका फ़ोन बंद है। पड़ोसियों को कहना है कि वो करीब 1 घंटे पहले अचानक कहीं चला गया। इंस्पेक्टर का चेहरा सख्त हो गया। पूरी शहर में रेड अलर्ट करो। हर हाईवे, हर टोल प्लाजो, हर रेलवे स्टेशन पर उसकी फ़ोटो भेजो। कॉल कटते ही आर्यन की दृढ़ आवाज़ में कहा, मैं उसे ढूंढ कर रहूँगा। तभी उसी क्षण आर्यन का फ़ोन पर एक अनजान नंबर पर वीडियो कॉल आने लगी।
तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। आर्यन ने कॉल रिसीव की। स्क्रीन पर जो दिखाई दिया उसे देखकर उसका खून जम गया। वो अंधेरा कमरा, बीच में कुर्सी पर रस्सियों में बंधा हुआ रोहन, उसका चेहरा खून से लथपथ था। उसके पीछे एक काला साया खड़ा था, चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। फिर वही ठंडी और खतरनाक आवाज गूंजी, अपने दोस्त को ढूंढ रहे हो आर्यन? आर्यन गुस्से भर उठा। विक्रम। दूसरी तरफ हल्की हंसी सुनाई दी। रोहन ने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन अब वो मेरी भी किसी काम का नहीं। रोहन रोते हुए बोला, आर्यन मुझे माफ कर दो, मैंने पैसे के लालच में गलती की, लेकिन मुझे नहीं पता था कि विक्रम इतना खतरनाक है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पीछे खड़े आदमी ने उसे सिर पर बंदूक रख दी। सिया डर से कांप उठी। नहीं, आर्यन जोर से चिल्लाया, उसे कुछ मत करना। विक्रम की आवाज़ फिर सुनाई दी, अगर अपने दोस्त को जिंदा रखना चाहते हो तो आज रात ठीक 12 बजे पुराने शिवगढ़ किले के में अकेले आना। अगर पुलिस साथ आई तो किसी को बताया तो अगली सुबह तुम्हें सिर्फ उनकी लाश मिलेगी। कॉल कट गई। कमरे में सिर्फ सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर अजय ने तुरंत कहा, ये जाल है। लेकिन आर्यन की आंखों में सिर्फ एक फैसला दिखाई दे रहा था। उसने धीमी ठंडी आवाज में कहा, इस बार मैं जाऊंगा, चाहे सामने मौत क्यों ना हो। अध्याय 56, शिवगढ़ किले का जाल। रात के ठीक 11 बजे 55 मिनट आसमान में काले बादल छाए हुए। बिजली की चमक बार बार सदियों पुराने शिवलिंग किले की टूटी हुई दीवारों को रोशन कर रही थी। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था कि हवा की आवाज़ें भी डर पैदा कर रही थी। आर्यन अपनी कार में उतरा। उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसे एहसास था कई आंखें उस पर नज़र रखे हुए हैं। उसने धीरे से अपनी घड़ी देखी। ठीक 12 बज गए। तभी किले के अंदर से किसी ने ताली बजाने की आवाज़ गूंज उठी। ठक ठक ठक। अंधेरे में से एक आदमी धीरे धीरे बाहर आया। काला सूट, हाथ में घड़ी, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। पहली बार आर्यन ने विक्रम मल्होत्रा को अपनी आंखों से देखा। उनकी आंखों में न गुस्सा था न डर, सिर्फ बर्फ जैसी ठंडी शांति थी। उसने मुस्कुराकर कहा, वेलकम आर्यन, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। आर्यन ने दांत भींच गए। रोहन कहाँ है? विक्रम हल्का सा हंसा। दोस्त की इतनी फिक्र अच्छी बात है। उसने उंगली से इशारा किया। ऊपर किले की टूटी बुर्ज पर रोहन रस्सियों से बंधा हुआ दिखाई दिया। उसके मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी और वह मुश्किल से होश में था। आर्यन एक कदम आगे बढ़ा। तभी चारों तरफ से लगभग 20 हथियारबंद लोग अंधेरे में से निकल कर आए। सबने अपनी बंदूक आर्यन की तरफ तान दी। विक्रम मुस्कुराया, मैंने कहा था अकेले आना, लेकिन ये नहीं कहा था कि मैं भी अकेला आऊँगा। आर्यन बिल्कुल शांत खड़ा था। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? विक्रम की मुस्कान अचानक गायब हो गई। वो लाल फाइल जिसमें मेरे पूरा साम्राज्य का सच बंधा है, और अगर मैं मना कर दूं तो? विक्रम ने बिना कुछ कहे ऊपर खड़े आदमी की तरफ देखा। अगले ही पल रोहन की कुर्सी को बुर्ज के किनारे की तरफ धकेल दिया गया। रोहन की आंखों में मौत का डर साफ दिखाई दे रहा था। आर्यन चिल्लाया, रुको। विक्रम फिर मुस्कुराया, यही समझदारी है। आर्यन ने अपनी जैकेट से लाल फाइल निकाली और हवा में उठाकर दिखाई। पहले रोहन को छोड़ दो। विक्रम ने सिर हिलाया, पहले फाइल। दोनों के बीच कुछ पल एक खामोशी छाई रही। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। बिजली चमकी। उसी रोशनी में आर्यन की नज़र किले की सबसे ऊंची दीवार पर गई। वहाँ किसी की परछाई दिखाई दी। वह कोई पुलिस वाला नहीं था, वह कोई हमलावर भी नहीं था। उसके हाथ में स्नाइपर राइफल थी और उसकी बंदूक का निशाना सीधे विक्रम पर लगा हुआ था। आर्यन समझ नहीं पाया कि वह कौन है। तभी ट्रिगर दबा। धाएं। गोली हवा का चीरते हुए निकल गई। लेकिन आखिर पल में विक्रम को एक आदमी उसके सामने आ गया। गोली उसके सीने पर लगी और वही गिर पड़ा। पूरे किले में अफरा तफरी मच गई। गोली चलाने लगी। धाएं धाएं। हमलावर इधर उधर भागने लगे। उसी अफरा तफरी का फ़ायदा उठाकर आर्यन रोहन की तरफ दौड़ा। तभी पीछे से किसी ने ज़ोर से आवाज़ लगाई, आर्यन पीछे। आर्यन जैसे ही मुड़ा, उसने देखा विक्रम उससे ठीक सामने खड़ा था। उसके हाथ में पिस्तौल थी और उसकी उंगलियां ट्रिगर पर थी। विक्रम की आंखों में ठंडी मुस्कान लौट आई और उसने धीरे से कहा, अब खेल ख़त्म, और उसे ट्रिगर दबा दिया। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है। अध्याय 57, आखिरी सेकंड का चमत्कार। धाएं। गोली चलने की आवाज़ पूरे शिवगढ़ किले की में गूंज उठी। सिया, इंस्पेक्टर अजय और पुलिस की स्पेशल टीम जो दूर पहाड़ी के पीछे छिपकर पूरे ऑपरेशन पर नज़र रखी हुई थी, एक साथ चौंक उठी। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। गोली आर्यन तक पहुंचने से पहले ही किसी ने उसे जोरदार धक्का दे दिया। आर्यन जमीन पर लुढ़क गया। गोली उसके कंधे को छूती हुई निकल गई। उसने दर्द से कराहते
हुए पीछे देखा और उसकी आंखें फैल गई। उसके सामने रोहन खड़ा था, रस्सियों से बंधा किसी तरह टूट चुकी थी। उसने उसकी जान की परवाह किए बिना आर्यन को बचा लिया। गोली उसके सीने से लग चुकी थी। रोहन लड़खड़ा रहा था और धीरे धीरे जमीन पर जा गिरा। रोहन चीखता हुआ उसकी तरफ भागा। रोहन के होठों से खून बह रहा था। उसके कांपते हुए हाथ पकड़ लिया। मैं गद्दार हूँ लेकिन दोस्ती झूठी नहीं। उसकी आंखों में आंसू बह निकले। मैंने पैसे के लिए बहुत बड़ी गलती की लेकिन सांसें टूटने लगी। मुझे माफ़ कर देना। आर्यन की आंखों में आंसू लगातार गिर रहे थे। कुछ नहीं होगा तुझे, तू चुप रह। लेकिन रोहन हल्का सा मुस्कुराया। तू हमेशा मेरा भाई रहेगा। इतना कहकर उसका हाथ धीरे धीरे ढीला पड़ गया। उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। आर्यन कुछ पल वहीं खड़ा रह गया। उसकी मुट्ठियां कांप रही थी। तभी पूरे किले में पुलिस के सायरन गूंज उठा। पुलिस, कोई हथियार मत उठाना। इंस्पेक्टर अजय अपनी टीम के साथ चारों तरफ से अंदर घुस चुके थे। विक्रम के आदमियां गोलियां चलाने लगे। पूरा किला युद्ध का मैदान बन गया। इसकी अफरा तफरी का फायदा उठाकर विक्रम पीछे से बने एक गुप्त रास्ते की तरफ भाग गया। आर्यन ने उसे भागते देख लिया। विक्रम वह दर्द से कराते हुए उसके पीछे दौड़ पड़ा। दोनों टूटे हुए गलियारों में होते हुए किले से सबसे ऊंचे हिस्से में पहुंच गए। वहां सिर्फ गहरी खाई थी और विक्रम के पीछे कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने धीरे धीरे मुड़कर आर्यन को देखा और मुस्कुराया। तुम जीत गए लेकिन सच भी अभी नहीं जानते। आर्यन ने गुस्से से कहा। कौन सा सच? विक्रम ने जेब में एक पुरानी चिट्ठी घड़ी निकाली। वह घड़ी जो बचपन में दादाजी पहना करते थे। उसे देखते ही आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। ये तुम्हारे पास कैसे आई? विक्रम की आंखों में अजीब सी चमक थी। क्योंकि तुम्हारे परिवार का सबसे बड़ा राज रणवीर ने भी शुम से छिपाया है। आर्यन की सांसें तेज हो गई। क्या मतलब? विक्रम हल्का सा हंसा। तुम रणवीर सिंह की असली बेटे ही नहीं हो। यह सुनते ही जैसे समय थम गया। आर्यन की आंखें फैल गई। झूठ! वह गरजा। विक्रम ने ठंडी आवाज में कहा। अगर यकीन नहीं हो तो अपने आपसे पूछ लो। अगले ही पल विक्रम ने की पुलिस गूंज उठी। हथियार नीचे गिरो। लेकिन विक्रम मुस्कुराया। उसने एक आखिरी नजर आर्यन पर डाली और बोला, कुछ सच इंसान की पूरी जिंदगी बदल देते हैं। इतना कहकर वह पीछे हटा और गहरी खाई में छलांग लगा दी। आर्यन दौड़कर किनारे तक पहुंचा। नीचे सिर्फ अंधेरा था। विक्रम का कहीं कोई निशान नहीं था। हवा की तेज हवा आवाज में पहाड़ों पर गूंज रही थी। आर्यन वहीं खड़ा रह गया। उसके कानों में सिर्फ एक ही वाक्य बार बार गूंज रहा था। तुम रणवीर सिंह की असली बेटे नहीं हो। और उसने बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान अभी शुरू हुआ है। अध्याय 58, सबसे बड़ा सच। शिवगढ़ किले की ऊंची चट्टानों पर आर्यन बिल्कुल स्थिर खड़ा था। नीचे गहरी खाई में सिर्फ अंधेरा था। विक्रम मल्होत्रा को कोई निशान नहीं था। इंस्पेक्टर अजय उसके पास आए। उन्होंने धीरे से उनके कंधे पर हाथ रखा। आर्यन, चलो यहाँ से। लेकिन आर्यन जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा था। उसके कानों में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, तुम रणवीर सिंह के असली बेटे नहीं हो। कुछ घंटों बाद सुबह होने लगी। आर्यन, सिया और इंस्पेक्टर अजय धीरे धीरे देहरादून वाले घर की तरफ पहुंच रहे थे। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे उनकी माँ दौड़कर उनके पास आई। उसके घायल कंधे को देखकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तुम ठीक हो ना? लेकिन इस बार आर्यन ने उन्हें गले से नहीं लगाया। उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, माँ, क्या मैं रणवीर सिंह का बेटा नहीं हूँ? पूरे घर एक पल के लिए खामोश हो गया। उसकी माँ को चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों में वही डर लौट आया जिसने उन्होंने 20 साल के अंदर दबा कर रखा था। अनाया घबराकर माँ की तरफ देखने लगी। सिया की धड़कनें तेज हो गई। कुछ देर तक कुछ नहीं बोले। फिर अचानक उसकी माँ की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने धीरे धीरे सोफे पर सहारा लिया और बैठ गई। मैं अब और झूठ नहीं बोल सकती। उनकी आवाज़ कांप रही थी। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। मतलब ये सच है? उन्होंने सिर झुका लिया। हाँ। यह एक शब्द सुनते ही आर्यन की दुनिया जैसे फिर बिखर गई। उसकी आंखों में आंसू बह निकले। फिर मेरे पिता कौन है? उसकी माँ ने कांपते हुए एक पुराना लकड़ी का बॉक्स मंगवाया। अनाया उसे कमरे से लेकर आई। बक्स धूल में ढका हुआ था। माँ ने धीरे से उसे खोला। उसके अंदर कुछ पुराने खत, एक चांदी की अंगूठी, कुछ तस्वीरें और एक डायरी थी। उन्होंने एक तस्वीर उठाकर आर्यन की तरफ बढ़ाई। तस्वीर में एक युवा सेना अधिकारी मुस्कुरा रहा था। उसकी वर्दी पर नाम लिखा था, कैप्टन अर्जुन राठौर। आर्यन तस्वीर को देखता रह गया। उस आदमी की आंख बिल्कुल उसकी जैसी थी। उसकी मुस्कान भी वैसी थी। माँ की आवाज़ टूट रही थी, यही तुम्हारे असली पिता है।
कमरे में सन्नाटा छा गया। कैप्टन अर्जुन राठौर, उन्होंने धीरे धीरे कहा, कुछ किया? मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। हमारी शादी भी होने वाली थी, लेकिन सीमा पर एक मिशन के दौरान उनकी शहादत की खबर आ गई। उस समय मैं तुम्हें अपनी कोख में लिए हुए थी। आर्यन की आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे। फिर तुम्हारे दादाजी ने समाज के डर से और हमारे भविष्य की चिंता में मेरी शादी रणवीर सिंह से करवा दी। सिया और इंस्पेक्टर अजय दोनों स्तब्ध रह गए। रणवीर को शुरू से पता था कि तुम उसके बेटे नहीं हो। माँ की आवाज़ भारी हो गई। शुरुआत में उसने वादा किया था कि वह तुम्हें अपना नाम देगा, तुम्हें कभी पराया महसूस नहीं होने देगा। लेकिन जैसे जैसे उसके अंदर लालच और अहंकार बढ़ता गया, वह तुम्हें देखकर कैप्टन अर्जुन को याद करता गया। उसकी नफरत ने उसे धीरे धीरे पत्थर बना दिया। आर्यन की हाथ कांप रहे थे। उसकी पूरी जिंदगी का सच एक पल में बदल चुका था। तभी माँ ने डायरी उसके हाथ में रख दी। ये तुम्हारे असली पिता की आखिरी डायरी है। उन्होंने सीमा पर जाने से पहले तुम्हें हमारे लिए लिखा था। आर्यन ने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर लिखा था, अगर मेरा बच्चा कभी ये डायरी पढ़े तो उसे सिर्फ इतना कहना कि उसका पिता उस दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा प्यार करता है। अगर मैं लौट कर ना आऊँ तो बेटा कभी नफ़रत को अपनी पहचान मत बना देना, क्योंकि एक सैनिक की सबसे बड़ी जीत दुश्मन को हराना नहीं, अपने इंसान होने को बचाए रखना है। यह पढ़ते ही आर्यन फुट फुट कर रो पड़ा। उसने डायरी को अपने सीने से लगा लिया। उसी समय उसकी माँ ने उसे गले लगाया। सिया की आंखों से भी आंसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि घर के बाहर खड़ी एक काली कार में बैठा एक आदमी दूरबीन से यह सब देख रहा था। उसने धीरे से फ़ोन मिलाया और बोला, सर, आर्यन को सब सच पता चल गया है। दूसरी तरफ से एक वाक्य सुनाई दिया, तो अब ऑपरेशन राठौर शुरू करो। अध्याय 59। ऑपरेशन राठौर। घर के बाहर खड़ी काली कार का धीरे धीरे वहां से निकल गई। अंदर बैठा आदमी ब्लूटूथ पर किसी से बात कर रहा था। टारगेट को सच्चाई पता चल चुकी है। दूसरी तरफ से शांत लेकिन बेहद खतरनाक आवाज़ आई, अब उसे जिंदा छोड़ना हमारे लिए सबसे बड़ी गलती होगी। जी सर, ऑपरेशन राठौर अभी शुरू करो। कॉल कट गया। उधर घर के अंदर आर्यन अब भी अपने पिता कैप्टन अर्जुन राठौर की डायरी को सीने से लगाए बैठा था। उसकी आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे। उसने पहली बार महसूस किया कि उसका जन्म किसी झूठ का नहीं बल्कि एक सच्चे सैनिक के प्यार की निशानी थी। तभी डायरी के आखिरी पन्ने के बीच से एक पुराना लिफाफा नीचे गिर गया। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, सिर्फ मेरे बेटे के लिए। आर्यन के हाथ कांप उठे। उसने धीरे धीरे लिफाफा खोला। अंदर एक छोटा सा नक्शा था, एक चाबी और साथ में एक खत। उसने पढ़ना शुरू किया, अगर ये खत तुम्हारे हाथ में है तो इसका मतलब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। बेटा, मैंने अपने देश की रक्षा करते हुए कुछ ऐसे राज देखे जिन्हें गलती से हाथों में नहीं जाने देना चाहिए। उन सबूतों को सुरक्षित जगह पर छिपा दिया है। अगर कभी तुम्हें खतरा हो तो नक्शे को पीछे करना। वहाँ सिर्फ तुम्हें मेरे अतीत नहीं, तुम्हारे भविष्य की वजह भी मिलेगी। नीचे एक जगह का नाम लिखा था, राठौर फार्म हाउस, नैनीताल। इंस्पेक्टर अजय ने नक्शे देखते हुए कहा, मैंने इस जगह का नाम पहले भी सुना है, लेकिन पिछले 20 साल से वहाँ कोई नहीं रहता। सिया ने धीरे से पूछा, क्या हमें वहाँ जाना चाहिए? आर्यन ने बिना एक पल गवाए कहा, अगर मेरे पिता ने मेरे लिए कुछ छोड़ा है तो मैं ज़रूर जाऊँगा। उसी समय चारों ओर नैनीताल के लिए निकल पड़े। पहाड़ों में घुमावदार रास्ते पर उनकी कार आगे बढ़ रही थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि दो काली एसयूवी काफ़ी देर से उनका पीछा कर रही थी। रात होने तक वे एक सुनसान जंगल के बीच बने फार्म हाउस तक पहुंच गए। लोहे का बड़ा गेट जंग से जकड़ा हुआ था। चारों तरफ घास उगी थी। ऐसा लगा जैसे यहाँ वर्षों से कोई नहीं आया हो। आर्यन ने चाबी ताले में लगाई। कुछ कोशिश के बाद ताला खुल गया। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, अंदर धूल की मोटी परत और पुराने फर्नीचर दिखाई दिए। दीवारों पर कैप्टन अर्जुन राठौर की एक बड़ी तस्वीर टंगी थी। अर्जुन कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर उसकी नज़र तस्वीर के नीचे एक अजीब से निशान पर गई। उसने उसे दबाया। अगले ही पल पूरे कमरे में जोरदार आवाज़ गूंज उठी। घर की फर्श का एक हिस्सा खिसक कर नीचे आ गया। सीढ़ियाँ दिखाई देने लगी। सब हैरान रह गए। इंस्पेक्टर अजय ने टॉर्च चलाई। चारों सावधानी से नीचे उतरे। नीचे एक गुप्त कमरा था। वहाँ कोई स्टील की अलमारियाँ, कुछ पुरानी कंप्यूटर फाइल और कुछ सीलबंद बक्से थे। कमरे के बीचों बीच एक मेज पर लिखा था, अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो समझ लो
के दुश्मन तुम्हारे बहुत करीब हैं। तभी अचानक ऊपर से गोलियों की आवाज़ गूंज उठी। धाएं धाएं, किसी ने फार्म हाउस को मुख्य दरवाज़ा तोड़ दिया था। बाहर से कई लोगों के दौड़ने की आवाज़ आने लगी। इंस्पेक्टर अजय ने तुरंत पिस्तौल निकाली। वे लोग यहाँ तक पहुँच गए। सिया घबरा गई। अनन्या ने अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़ा। तभी ऊपर से एक भारी आवाज़ गूंजी, आर्यन, छिपने की कोशिश मत करना, इस बार तुम जिंदगी बाहर नहीं निकलोगे। आर्यन ने गहरी सांस ली। उसने अपनी असली पिता की तस्वीर की तरफ देखा और धीमी आवाज़ में कहा, पापा आज उनका बेटा पीछे नहीं हटेगा। जारी रहेगा। अध्याय 60, गुप्त बंकर का रहस्य। ऊपर लगातार गोलियों की आवाज़ गूंज रही थी। पूरा फार्म हाउस हिलने लगा था। लकड़ी की पुरानी खिड़कियां टूटकर गिर गई थी। बाहर से हमलावरों की चीखें और गोलियों की तड़तड़ाहट साफ सुनाई दे रही थी। नीचे बने गुप्त बंकर में आर्यन, सिया, उसकी माँ अनन्या और इंस्पेक्टर अजय खड़े थे। हर किसी की सांसें तेज चल रही थी। तभी इंस्पेक्टर अजय की नज़र दीवार पर लगे एक बड़े नक्शे पर पड़ी। नक्शे के ऊपर मोटे अक्षरों में लिखा था, ऑपरेशन सूर्य। ये क्या है? सिया ने हैरानी से पूछा। आर्यन धीरे धीरे उस नक्शे के पास गया। उसके ठीक नीचे एक स्टील का लॉकर रखा था। उसकी चाबी से जो डायरी के साथ मिली थी, उस लॉकर को खोला गया। लॉकर खुलते ही सबकी आंखें फैल गई। अंदर दर्जनों गोपनीय फाइल, कुछ हार्ड ड्राइव, पुराने वीडियो कैसेट और एक लाल रंग का सीलबंद लिफाफा रखा था। लिफाफे पर कैप्टन अर्जुन राठौर का लिखावट थी और अगर मेरे बेटे ने ये पढ़ रहा है तो समझो देश को एक बार फिर खतरे में है। आर्यन ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक पेन ड्राइव और एक चिट्ठी थी। उसने पढ़ना शुरू किया। बेटा, जिस मिशन ने पूरी दुनिया को लगा कि मैं शहीद हो गया, वह सिर्फ एक युद्ध नहीं था। मैंने उस मिशन के दौरान देश के कुछ बड़े नेताओं, उद्योगपतियों और विदेशी हथियारों के तस्कर की गुप्त साजिश का पता लगाया था। उस पूरे नेटवर्क का कोड नाम था ऑपरेशन सूर्य। इस नेटवर्क में कई बड़े नाम शामिल थे, जिसमें से एक नाम था विक्रम मल्होत्रा, लेकिन वह सिर्फ एक मोहरा था। असली सरगना कोई और था और मैंने उसके लिफाफे में सारे सबूत बंकर में छिपा दिए हैं। अगर ये सबूत तुम्हें पहुंच जाए तो बड़े बड़े चेहरे बेनकाब हो जाएंगे, लेकिन सावधान रहना, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ तुम्हारे परिवार की नहीं, पूरे देश की है। चिट्ठी पढ़ते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर अजय ने पेन ड्राइव हाथ में ली। अगर इसमें वही सबूत हैं तो ये करोड़ों की नहीं, देश की सबसे बड़ी साजिश का राज हो सकता है। तभी अचानक ऊपर से जोरदार धमाका हुआ। पूरा बंकर कांप उठा। छत पर मिट्टी गिरने लगी। अनन्या डरकर मां से लिपट गई। सिया ने घबराकर पूछा, ये क्या था? इंस्पेक्टर अजय ने ऊपर की तरफ देखा। उन्होंने फार्म हाउस में बम लगा दिया है। अगले ही पल स्पीकर जैसी आवाज़ पूरी घर में गूंज उठी, आर्यन, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है। पेन ड्राइव और फाइल हमारे हवाले कर दो, वरना ये पूरा फार्म हाउस तुम्हारी कब्र का बन जाएगा। आर्यन ने अपनी माँ की तरफ देखा, फिर सिया की तरफ देखा, फिर अपने पिता की तरह तस्वीर की ओर देखा। उनकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ एक फैसला था। उसके पेन ड्राइव अपनी जेब में रखी और बोला, अगर पापा ने अपनी जान देकर ये सच बचाया तो मैं भी उनसे किसी कीमत पर गलत हाथों में नहीं जाने दूंगा। तभी इंस्पेक्टर अजय की नज़र दीवार के पीछे बने एक छोटे से लोहे के दरवाजे पर पड़ी। उन्होंने उसे धक्का दिया। दरवाज़ा खुल गया। अंदर एक लंबी अंधेरी सुरंग थी। उनके ऊपर लिखा था, इमरजेंसी एग्जिट 1947। इंस्पेक्टर अजय मुस्कुराए। कैप्टन अर्जुन ने हर रास्ते सबसे पहले सोच रखा था। सभी लोग तेजी से सुरंग की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही आर्यन अंदर जाने लगा, पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। आर्यन, वह तुरंत मुड़ा। बंकर के अंधेरे कोने में एक पुराना कंप्यूटर अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर अचानक एक वीडियो चलने लगा। वीडियो में कैप्टन अर्जुन राठौर जिंदा बैठे थे। उन्होंने सीधे कैमरे की तरफ देखा और कहा, अगर तुम्हें ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब मैं शायद अभी भी जिंदा हूँ। अध्याय 61, क्या पापा जिंदा हैं? पूरा बंकर एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। बाहर धमाकों की आवाज़ अब भी लगातार आ रही थी, लेकिन उस समय किसी का ध्यान उस पर नहीं था। सबकी निगाहें सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पर टिकी थी। आर्यन की सांसें तेज हो गई। उसकी आंखें नम थी। उसने धीरे से स्क्रीन की तरफ कदम बढ़ाए। वीडियो में कैप्टन अर्जुन राठौर मुस्कुरा रहे थे, वही मुस्कुराहट जो कुछ देर पहले तस्वीर में दिखाई दे रही थी। उन्होंने कैमरे की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब तुमने वो रास्ता ढूंढ लिया है जिस पर तुम पहुँचना सिर्फ मेरे बेटे ही जान सकता है। सबसे पहले, अगर तुम सच में मेरे बेटे हो तो मुझे तुम पर गर्व है। आर्यन की आंखों से आंसू बह निकले। इतने सालों बाद पहली बार वह अपने असली पिता की आवाज़ सुन रहा था। वीडियो आगे बढ़ा। अब ध्यान से मेरी बात सुनो। जो मैं कहने जा रहा हूँ वो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। कैमरे में मौजूद हर इंसान की धड़कन जैसे थम गई। जिस दिन मेरी शहादत की खबर आई उस दिन मैं मरा नहीं था। वह सुनते ही सब स्तब्ध रह गए। सिया ने अपने मुंह पर हाथ रख दिया। अनन्या और उसकी माँ एक दूसरे को देखने लगी। इंस्पेक्टर अजय की आंखें
आंखें फैल गई। कैप्टन अर्जुन आगे बोले, मुझे गंभीर चोटें आई थी, मुझे दुश्मनों ने पकड़ लिया था, कई महीनों तक मुझे एक गुप्त ठिकाने पर कैद रखा गया। किसी तरह मैं वहाँ से निकला, लेकिन जब तक मैं वापस लौटा मुझे पता चला कि मेरे पीछे पूरा नेटवर्क पड़ा था। अगर मैं सीधे अपने परिवार के पास आता तो तुम सबकी जान खतरे में पड़ जाती, इसलिए मैंने दुनिया के लिए अपनी मौत की ही सच बना दिया। आर्यन की आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे, उनके होंठ कांप रहे थे। पापा, वह बुदबुदाया। वीडियो में कैप्टन अर्जुन की आवाज़ फिर गूंजी, मैंने पिछले कई साल छिपकर बिताए, मैं दूर से तुम्हें देखता रहा हूँ, तुम्हारे हर संघर्ष की खबर मुझे मिलती रही है। जिस दिन तुमने पहली बार चलना सीखा, जिस दिन तुमने स्कूल जाना शुरू किया, जिस दिन तुम टूट टूट कर रोए बेटा, मैं हर बार तुम्हारे पास आना चाहता, लेकिन अगर मैं सामने आता तो दुश्मन तुम्हें भी मार देते और उनकी आंखें भीग गई। मुझे माफ़ कर देना, मैं एक अच्छा सैनिक बन पाया, लेकिन अच्छा पिता नहीं बन रहा। पूरा कमरे में संस्कृतियाँ गूंजने लगी। वही वीडियो कैप्टन अर्जुन अचानक गंभीर हो गए, लेकिन अब वक्त आ गया है। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो समझ लो कि ऑपरेशन सूर्य फिर से सक्रिय हो चुका है। और इसका मतलब, उन्होंने कुछ सेकंड रुक कर कहा, वे गले मुझे ढूंढ चुके हैं। अचानक वीडियो की स्क्रीन हिलने लगी, पीछे से गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। किसी ने जोर से चिल्लाया, वे लोग अंदर आ चुके हैं। कैप्टन अर्जुन ने जल्दी जल्दी कैमरे की तरफ देखा। आर्यन, अगर मैं तुम्हें मिलने से पहले उनकी बात पूरी नहीं हुई कि कमरे में के पीछे जोरदार धमाका हुआ। स्क्रीन कुछ सेकंड के लिए काली पड़ गई, फिर दोबारा तस्वीर आई। इस बार कैप्टन अर्जुन घायल थे, उनके कंधे पर खून बह रहा था। उन्होंने कांपती आवाज़ में आखिरी बार कहा, बेटा, अगर मैं जिंदा रहा तो हम ज़रूर मिलेंगे, और अगर नहीं, उन्होंने हल्की मुस्कान दी, तो याद रखना, राठौर कभी हारा नहीं मानता। अगले ही पल वीडियो हमेशा के लिए बंद हो गई। कंप्यूटर की स्क्रीन काली हो गई, बंकर में गहरा सन्नाटा छा गया। तभी इंस्पेक्टर अजय ने वायरल लेस और घबराई आवाज़, सर, बड़ी समस्या हो गई है। फार्म हाउस के चारों ओर खड़ी और आगे उनके ऐसा आदमी जिसे देखकर आप यकीन नहीं करेंगे। इंस्पेक्टर अजय ने तुरंत पूछा, कौन? दूसरी तरफ से जवाब आया, सर, वो आदमी हूबहू कैप्टन अर्जुन राठौर जैसा है। अध्याय 62। सामने खड़ा था पापा। इंस्पेक्टर अजय के हाथ में वायरलेस लगभग छूट गया। पूरे बंकर में ऐसा सन्नाटा छा गया कि हर किसी की धड़कन साफ सुनाई देने लगी। आर्यन ने तुरंत पूछा, क्या कहा आपने? वायरलेस की दूसरी तरफ से कांपती हुई आवाज़ आई, सर, वो आदमी बिल्कुल कैप्टन अर्जुन राठौर जैसा दिखता है। वही चेहरा, वही चाल, वही आवाज़। आर्यन एक पल भी नहीं रुका, वह सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़ा। आर्यन, रुको। सिया ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह किसी की सुनने की हालत में नहीं था। अगर बाहर सचमुच उसके पिता थे तो वह उन्हें एक पल भी खोना नहीं चाहता था। सब उसके पीछे पीछे दौड़ पड़े। जैसे ही वह बंकर से बाहर निकला, पूरा फार्म हाउस धुएं और आग से घिरा हुआ था। चारों तरफ हथियारबंद लोग खड़े थे, पुलिस और हमलावर आमने सामने थे, और उन सब के बीच काले रंग की लंबी जैकेट पहने एक आदमी बिल्कुल शांत खड़ा था। उसकी पीठ आर्यन की तरफ थी। हवा तेज चल रही थी। धीरे धीरे वह आदमी मुड़ा। आर्यन की सांस जैसे थम गई, उसकी आंखों से आंसू अपने आप बह निकले। सामने वही चेहरा था जो अभी कुछ मिनटों पहले वीडियो में दिखाई दे रहा था। वही आंखें, वही मुस्कान, वही तेज। पापा। आर्यन के होठों से बस इतना ही निकला। वह आदमी भी कुछ पल तक उसे देखता रहा। उसकी आंखें भी भर गई। उसने धीमी आवाज़ में कहा, आर्यन। बस इतना सुनते ही आर्यन दौड़ पड़ा। उसने उस आदमी को कसकर गले लगा लिया। 20 साल का इंतज़ार, 20 साल का खालीपन एक पल में टूटकर बाहर आ गया। दोनों की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। आसपास खड़े पुलिस वाले भी भावुक हो गए। सिया अपनी आंखों से आंसू पोंछ रही थी। आर्यन की माँ वहीं खड़ी कांप रही थी। उन्होंने जैसे ही उस आदमी को चेहरा देखा, उसके होंठ कांपने लगे। अर्जुन, उसकी आवाज़ टूट गई। वह आदमी उसकी तरफ बढ़ा। दोनों एक दूसरे को देखते रहे, जैसे वक्त 20 साल पीछे लौट गया हो। लेकिन तभी उसकी माँ अचानक रुक गई। उन्होंने गौर से उस आदमी की आंखों में देखा, फिर एक कदम पीछे हट गई। उसके चेहरे पर डर उतर गया। नहीं, उन्होंने धीरे से कहा, ये अर्जुन नहीं है। सब चौंक गए। आर्यन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। माँ, आप क्या कह रही है? उनकी माँ ने आंखों से उस आदमी के बाएं हाथ पर टिक गई। अर्जुन के बाएं हाथ की कलाई पर बचपन से एक गहरा निशान था। उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, लेकिन उसके हाथ पर कोई निशान नहीं है। आर्यन ने तुरंत उस आदमी का हाथ पकड़ा। सचमुच वह कोई निशान नहीं था। उस पल उस आदमी के चेहरे की मुस्कान बदल गई। उसने ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया। तुम भावुक हो तुम लोग। उसकी आवाज़ अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा। एक पतली सिलिकॉन मास्क की तुरंत परत धीरे धीरे उतरने लगी। सबकी आंखें फटी रह गई। कुछ ही सेकंड में सामने एक बिल्कुल अलग चेहरा था। इंस्पेक्टर अजय ने दांत भींच गए। कौन हो तुम?
वह आदमी मुस्कुराया। मेरा नाम कबीर मल्होत्रा है। यह सुनते ही सब स्तब्ध रह गए। विक्रम मल्होत्रा का लापता बेटा आखिरकार उसके सामने खड़ा था। उसने ठंडी नज़रों से आर्यन को देखा और कहा, तुम्हें अपने पिता से मिलने की इतनी जल्दी थी, इसलिए सोचा थोड़ा एहसास दिला दूं कि उम्मीद टूटती कैसे है। आर्यन की आंखों में फिर से वही आग लौट आई। उसने गुस्से से कहा, मेरे पिता कहाँ हैं? कबीर हल्का सा मुस्कुराया, जिंदा है, उसने धीरे से कहा, लेकिन कितने दिन ये अब तुम पर निर्भर करता है। इतना कहकर उसने अपनी जेब से एक छोटा रिमोट निकाला और उसका लाल बटन दबा दिया। अगले ही पल पूरे फार्म हाउस के नीचे से जोरदार बीप की आवाज़ आने लगी। बीप बीप बीप। इंस्पेक्टर अजय चीख पड़े। अब सब लोग पीछे हटे, पूरे फार्म हाउस में बॉम्ब है। अध्याय 63 विस्फोट और अपहरण। बीप बीप। पूरी ज़मीन कांपने लगी। फार्म हाउस की दीवारों में दरारें पड़ने लगी। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। इंस्पेक्टर अजय पूरी ताकत से चिल्लाए, सभी लोग तुरंत पीछे हटो, बम किसी भी पल फट सकता है। पुलिस वाले तेजी से लोगों को सुरक्षित जगह ले जाने लगे। आर्यन की माँ और अनन्या को बाहर निकाल लिया गया। सिया भी पीछे हटने लगी, लेकिन तभी उसकी नज़र बंकर के अंदर रखी उस पेन ड्राइव पर पड़ी जिसमें ऑपरेशन सूर्य के सारे सबूत थे। वह घबरा कर बोली, आर्यन, पेन ड्राइव। आर्यन ने जेब टटोली। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। भगदड़ में के दौरान पेन ड्राइव उसकी जेब से गिर चुकी थी। अगर वह दुश्मन के हाथ लग जाती तो कैप्टन अर्जुन के सालों की कुर्बानी बेकार हो जाती। मैं लेकर आता हूँ। इतना कहकर वह बिना कुछ सोचे दोबारा बंकर की तरफ दौड़ पड़ा। आर्यन नहीं, सिया चीखी, लेकिन तब तक वह अंदर जा चुका था। बंकर के भीतर धूल और धुआं भर चुका था। ऊपर से पत्थर गिर रहे थे। आर्यन घुटनों के बल झुककर हर तरफ पेन ड्राइव ढूंढने लगा। तभी उसकी नज़र एक टूटे हुए टेबल के नीचे पड़ी। वही पेन ड्राइव चमक रही थी। उसने राहत की सांस ली और उसे उठा लिया, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने के लिए मुड़ा, पीछे से किसी ने उसके सिर पर जोरदार वार कर दिया। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। पेन ड्राइव उसके हाथ से छूट गई। उधर बाहर इंस्पेक्टर अजय लोगों को दूर ले जा रहे थे। तभी एक के बाद एक जोरदार धमाके होने लगे। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। पूरा फार्म हाउस आग के गोले में बदल गया। जमीन हिल उठी। सिया चीखते हुए वहीं घुटनों के बल बैठ गई। आर्यन, उसकी आवाज़ पहाड़ों में गूंज उठी। धुएं का इतना घना गुब्बारा उठा कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ मिनट बाद जब धुआं थोड़ा छटा तो फार्म हाउस का आधा हिस्सा मलबे में दब चुका था। पुलिस और राहत दल मलबा हटाने लगे, लेकिन आर्यन कहीं नहीं मिला। इंस्पेक्टर अजय की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। पूरा इलाका छान मारो। तभी एक सवान दौड़ता हुआ है। सर, यहाँ टायर के ताज़ा निशान है। लगता है धमाके के तुरंत बाद कोई गाड़ी यहाँ से निकली है। इंस्पेक्टर अजय झुककर निशान को देखने लगे। उनके चेहरे का रंग बदल गया। मतलब किसी ने आर्यन को मलबे से पहले ही निकाल लिया। उसी समय एक अंधेरी जगह आर्यन ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसके हाथ और पैर लोहे की कुर्सी से बंधे हुए थे। सिर से खून बह रहा था। उसने चारों तरफ देखा। कमरा बिल्कुल सुनसान था। सामने एक बड़ी स्क्रीन लगी थी। अचानक स्क्रीन जल उठी। उस पर कबीर मल्होत्रा दिखाई दिए। उनके चेहरे पर वही ठंडी मुस्कान थी। होश आ गया आर्यन? आर्यन ने गुस्से से कहा। मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? कबीर धीरे धीरे हंसा। क्योंकि खेल अब आगे स्तर पर पहुँच चुका है। उसने कैमरे के करीब आकर कहा, तुम्हें हमेशा लगता है कि तुम अपने परिवार को बचा रहे हो, लेकिन सच तो ये है कि तुम्हारा परिवार तुम्हें बचा रहा था। आर्यन की आंखें सिकुड़ गई। क्या मतलब? कबीर ने अपनी उंगलियां चटकाई। स्क्रीन बदल गई। अगले ही पल जो तस्वीर सामने आई उसे देखकर आर्यन की सांस रुक गई। एक अंधेरे कमरे में जंजीरों से बंधा एक आदमी बैठा था। उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे। चेहरा कमज़ोर था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल आर्यन जैसी थी। कबीर मुस्कुराया। मिलो अपने असली पिता कैप्टन राठौड़ से। स्क्रीन पर बैठे कैप्टन अर्जुन ने कांपती आवाज़ में सिर्फ एक शब्द कहा, आर्यन। और उसी पल आर्यन की आंखों से आंसू की धारा बह निकली। अध्याय 64 पिता की पुकार। स्क्रीन पर कैप्टन अर्जुन राठौड़ का चेहरा दिखाई दे रहा था। 20 साल की कैद से उनके शरीर को कमज़ोर बना दिया था, लेकिन उनकी आंखों का साहस और अब भी वैसा ही था। आर्यन उसे एकटक देखता रह गया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, पापा। स्क्रीन के
उस पार बैठा अर्जुन की आंखें भी भर आई। उन्होंने कांपते हुए हाथ स्क्रीन की तरफ बढ़ाए, जैसे सालों की दूरी को छू लेना चाहते हो। बेटा, उनकी आवाज़ टूट गई। मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे साथ नहीं था। आर्यन ज़ोर ज़ोर से सिर हिलाने लगा। नहीं पापा, माफ़ी मत मांगिए। आपने मेरे लिए जो सहा उसके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। बस एक बार आपको गले लगाना चाहता हूँ। कमरे में कुछ पल के लिए सिर्फ दोनों की सिसकियाँ सुनाई दे रही थी। तभी पीछे से कबीर की तालियां बजाने की आवाज़ गूंजी। क्या भावुक नज़ारा है। वह मुस्कुराया। पिता और पुत्र 20 साल बाद मिल रहे हैं। उसकी आंखों से अचानक क्रूरता उतर आई। लेकिन ये मुलाकात ज़्यादा देर नहीं चलेगी। उसने स्क्रीन पर एक और वीडियो चालू किया। इस बार कैमरा थोड़ा पीछे हुआ। आर्यन ने देखा कि कैप्टन अर्जुन जिस कमरे में कैद था वहाँ दीवारों पर टाइमर लगा हुआ था। लाल रंग की डिजिटल घड़ी तेज़ी से चल रही थी। 29 मिनट 58 सेकेंड, 29 मिनट 57 सेकेंड। आर्यन का दिल बैठ गया। ये क्या है? कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा। 30 मिनट बाद पूरा बंकर उठ जाएगा। नहीं, आर्यन गरजा। तुम ऐसा नहीं कर सकते, कबीर ने ठंडी आवाज़ में कहा। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास एक मौका है। अगर तुम अपने पिता को बचाना चाहते हो तो तुम्हें एक खेलना होगा। उसने मेज पर एक पुराना नक्शा रखा। इस नक्शे में उस जगह का रास्ता है जहां तुम्हारे पिता कैद हैं, लेकिन वहां पहुंचने के लिए तुम्हें अकेले आना होगा। अगर पुलिस साथ लाई, अगर इंस्पेक्टर अजय को बताया, या अगर किसी को ने तुम्हारा पीछा किया। वह कुछ सेकंड रुका और मुस्कुराया। तो टाइमर ख़त्म होने से पहले ही मैं बटन दबा दूंगा। आर्यन की मुठियाँ भिज गई। मुझे कैसे यकीन होगा कि तुम सच बोल रहे हो? कबीर ने कैमरा फिर कैप्टन अर्जुन की तरफ घुमा दिया। अर्जुन ने बहुत मुश्किल से कहा, आर्यन मत आना, ये जाल है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पीछे खड़े एक आदमी ने उन्हें जोर से मारा। वे कुर्सी सहित ज़मीन पर गिर पड़े। पापा, आर्यन चीख उठा। कबीर ने कैमरा वापस अपनी तरफ कर दिया। अब फैसला तुम्हारा है, पिता या समझदारी। स्क्रीन अचानक बंद हो गई। कमरा फिर अंधेरे में डूब गया। तभी अचानक आर्यन को महसूस हुआ कि उसके हाथों की रस्सियाँ थोड़ी ढीली हो गई है। उसने धीरे धीरे अपनी कलाई हिलाई। रस्सी खुलने लगी। उसी समय दरवाजे के बाहर 2 गार्डों की आवाज़ सुनाई दी। बॉस ने कहा है आधे घंटे बाद इसे भी ख़त्म कर देना, दूसरा हंसते हुए बोला। इससे पहले इसे पता भी नहीं चलेगा कि इसके पिता कहाँ है। आर्यन ने आंखों में फिर वही जज्बात लौट आए। उसने पूरी ताकत से रस्सी तोड़ दी। उसकी कलाई आज़ाद हो चुकी थी। उसने गहरी सांस ली और धीमी आवाज़ में खुद से कहा, पापा, इस बार आपका बेटा आएगा, लेकिन आपको लेकर वापस जाएगा। अध्याय 65 कैद से आज़ादी। आर्यन ने धीरे धीरे अपने हाथ पूरी तरह रस्सियों से बाहर निकाल लिए थे। उसकी कलाइयाँ छिल चुकी थी और उसके खून रिस रहा था, लेकिन इस समय उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसकी आंखों के सामने सिर्फ अपने पिता का चेहरा था। टाइमर 28:41। हर बीतता सेकंड उसके दिल की धड़कनें बढ़ा रहा था। उसने सावधानी से अपने पैरों की रस्सियाँ भी खोली। फिर कमरे में चारों तरफ नज़रें दौड़ाई। सामने लोहे का एक दरवाज़ा था। उसके बाहर 2 हथियारबंद गार्ड बातें कर रहे थे। तभी आर्यन की नज़र कमरे के कोने पर पड़ी। एक टूटे हुए लोहे की पाइप पर गई। उसने बिना आवाज़ के पाइप उठा लिया। उसने गहरी सांस ली। 1 2 3। अगले ही पल उसने पूरी ताकत से दरवाजे को लात मारी। दरवाज़ा अचानक खुल गया। दोनों गार्ड कुछ समझ पाते उससे पहले ही पहला वार उनके सिर पर पड़ गया। पहला गार्ड वहीं गिर गया। दूसरे ने तुरंत बंदूक उठाने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने उनके पेट पर जोरदार लात मारी। बंदूक दूर जा गिरी। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। गार्ड शारीरिक रूप से ताकतवर था, लेकिन आर्यन के अंदर अपने पिता को बचाने की जिद उसके कहीं ज़्यादा मजबूत थी। उसने पूरी ताकत से मुक्का मारा। गार्ड दीवार से टकराकर बेहोश हो गया। आर्यन ने तुरंत उसकी बंदूक, मोबाइल और चाबियां उठा ली। जैसे ही उसने मोबाइल चालू किया, स्क्रीन पर कोई नेटवर्क नहीं था। पूरा ठिकाना सिग्नल जैमर में घिरा हुआ था। कमाल है, उसने खुद से कहा। सब कुछ पहले से प्लान किया गया है। वह तेजी से गलियारों की तरफ बढ़ा। पूरा अंडरग्राउंड बेस किसी सैन्य बंकर जैसा था। हर दीवार पर सीसीटीवी कैमरे लगे थे। हर मोड़ पर हथियारबंद लोग गश्त कर रहे थे। तभी उसे सामने कंट्रोल रूम दिखाई दिया। अंदर 4 लोग मॉनिटरिंग पर पूरे बंकर की निगरानी कर रहे थे। आर्यन चुपचाप पीछे पहुंच गया। उसने बिजली का मुख्य स्विच देखा। एक
बिना एक पल गवाए उसने नीचे कर दिया। पूरे बंकर की बिजली चली गई। एक तरफ अंधेरा छा गया। अलार्म बजने लगा। पावर फेलियर, पावर फेलियर। गार्ड इधर उधर भागने लगे। अफरा तफरी मच गई। उसी अंधेरे का फ़ायदा उठाकर आर्यन कंट्रोल रूम में घुसा। उसने जल्दी से कंप्यूटर चालू किया। कुछ ही सेकंड में पूरे बंकर का डिजिटल नक्शा उसकी स्क्रीन पर था। उसने हर कैमरे को ध्यान से देखा। तभी उसकी नज़र सबसे नीचे बने एक लाल रंग के हिस्से पर पड़ी। उस पर लिखा था लेवल 7 प्रिजन ब्लॉक एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड। आर्यन समझ गया, पापा वही हैं। उसने नक्शा अपने मोबाइल में सेव किया और बाहर निकल गया। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज़ आई, मैंने कहा था ना तुम यहाँ से ज़िंदा नहीं निकलोगे। आर्यन धीरे धीरे मुड़ा। सामने कबीर मल्होत्रा खड़ा था। इस बार उसके हाथ में बंदूक नहीं थी, उसके हाथ में एक लंबी तलवार थी। उसी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह मुस्कुराया, गोलियों से लड़ाई बहुत आसान होती है, आज देखते हैं तुम्हारे अंदर अपने पिता को वह कितना खून है। उसने तलवार हवा में घुमाई। अगर अपने पिता तक पहुंचना है तो पहले मुझे हराना होगा। पूरा गलियारा अंधेरे में डूबा हुआ था। दूर कहीं टाइमर की आवाज़ लगातार गूंज रही थी, 24, 49, 24, 58। आर्यन ने धीरे से अपनी मुठियाँ भींच ली। उनकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ एक संकल्प था, मैं लड़ाई शुरू नहीं करता कबीर, वह ठंडी आवाज़ में बोला, लेकिन अगर बात अपने परिवार की हो तो उसे ख़त्म जरूर करता हूँ। कबीर मुस्कुराया और अगले ही पल तलवार बिजली की तरह आर्यन की तरफ बढ़ी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी का अगला पार्ट भी आए तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें और कमेंट करें नेक्स्ट पार्ट अगले दिन अपलोड किया